बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबर। तो चलिए शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर से। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलडीए कॉलोनी स्थित गौतम बुद्ध पार्क के किनारे नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि फुटपाथ पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 60 से ज्यादा दुकानों का मॉडल वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अस्थायी नहीं बल्कि पक्का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध बढ़ने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने नगर निगम को पत्र लिखकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा है। फिलहाल एलडीए की आपत्ति के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां रेलवे यात्रियों के लिए अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चल रहे बड़े निर्माण कार्यों के चलते कई ट्रेनों के रूट में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण यानी आरएलडीए द्वारा कराए जा रहे कॉन्कोर्स निर्माण कार्य के कारण 23 जून तक 8 ट्रेनों का संचालन बदले हुए मार्ग से किया जाएगा। ये ट्रेनें अब लखनऊ स्टेशन की बजाय उतरठिया, ट्रांसपोर्ट नगर और आलमनगर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और रूट की जानकारी जरूर जांच लेने की अपील की है। भीषण गर्मी और बारिश के इंतजार के बीच वाराणसी के एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। काशी में प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्ना ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर राग मेघ की प्रस्तुति दी और इंद्रदेव से वर्षा की कामना की। उनका दावा है कि संगीत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर बारिश की प्रार्थना की गई है। पंडित महेंद्र प्रसन्ना का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग परेशान हैं, इसलिए उन्होंने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर गंगा तट पर विशेष शहनाई वादन किया। उन्होंने राग मेघ के साथ साथ बरसों बरसों रे काली बदरिया जैसी धुनें भी बजाई और उम्मीद जताई कि अगले 24 घंटे के भीतर वाराणसी में अच्छी बारिश होगी। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान से जुड़ी एक बड़ी अनियमितता सामने आई है। चिड़ियाघर में टिकट बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला उजागर हुआ है, जिससे राजस्व को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने टिकट काउंटर पर लगे कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव कर फर्जी तरीके से टिकट जारी किए और वास्तविक आय का रिकॉर्ड छिपाया। शिकायत मिलने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। जांच टीम ने 14 अप्रैल से 13 मई 2026 तक के टिकट रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया तो कई दिनों में दर्शकों की संख्या और जारी टिकटों के आंकड़ों में बड़ा अंतर मिला। एक दिन के रिकॉर्ड में ही करीब 440 लोगों का अंतर सामने आया, जिससे लगभग 22,000 रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान लगाया जाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगली खबर फिर राजधानी लखनऊ से है, जहां लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने प्रेस वार्ता कर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की कोशिश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की एमएसपी जैसे मुद्दे उठाए और साथ ही कहा कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को उनके राजनीतिक ताकत के अनुसार सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। लोक दल से सुनील सिंह उन्हें ना महसूस किया जा रहा है ना और भी जहाज में उड़ा देने से किसानों को ये मान रहे हैं कि मनाया जा सकता है। भाजपा जिस तरह इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2027 की रणनीति साध रही है, सही किसानों को मनाने के लिए कितना कामयाब होता है, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश में नहीं हो सकती। हमने सुना था कि एक वोट के लिए भी चुनाव आयोग 100 किलोमीटर भी चलता था, लेकिन यहाँ तो 28 लाख वोटों के बिना भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर बंगाल का चुनाव करा दिया। तो इस देश में लोकतंत्र को पूरी तरह कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और आज इस समय में इंडिया अलायंस कह रहा है कि ईवीएम का विरोध
ईवीएम में पूरी तरह घोटाला है, ईवीएम में मैनेजमेंट है, ईवीएम में हर चौथा वोट तीसरा वोट भाजपा को जाता है और भाजपा ईवीएम के बल पे ही जीत रही है। अगर ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में उत्तर प्रदेश तो क्या किसी राज्य में नहीं जीत सकती, ये बात माननी चाहिए। क्या लगता है आपको बिल्कुल, अगर इस तरह सत्ता का दुरुपयोग होगा, जिस तरह बंगाल में हुआ, जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह लोगों को, कार्यकर्ताओं को उठा के बंद कर दिया गया, मार के भगा दिया गया, चुनाव आयोग ने पूरी तरह, एक तरह से देखा जाए तो दमन की राजनीति अपनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। तो अगर ऐसा है तो लोकतंत्र तो बहुत बड़े खतरे में है। और अब विपक्ष क्या कर सकता है सिवाय सड़कों पे आने के अलावा, क्योंकि लोकसभा में जो कुछ होता है वो सब देखते हैं, सारा देश देखता है कि विपक्ष की बात सुनी नहीं जाती, विपक्ष की सही बातों को। हालत तो तब होती है कि आप अडानी और अंबानी का नाम भी लेकर लोकसभा में नहीं बोल सकते, तो नेता विपक्ष को बोलना पड़ता है। मैं कैसे बोलूँ, इनको ए बोलूँ, बी बोलूँ, आप ही बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं देश में जिस तरह का काम चल रहा है, देश का लोकतंत्र पूरे खतरे में है, सब लोग, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन जनता को सड़कों पर उतारकर इस देश का लोकतंत्र बचाने का काम। आखिरी सवाल है, तो वैसे रैली करना हर पार्टी का कर्तव्य है, ओवैसी जी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बस ओवैसी जी पे जो एक सख्त संविधान उठता है कि अब वो कहीं ना कहीं भाजपा से प्रेरित हैं, भाजपा उन्हें उठाती है, उसको रोकने का प्रयास करें, अपना विश्वास बढ़ाएं, ताकि ये ना लगे कि वो भाजपा की स्पॉन्सर्ड पार्टी हैं। और अगर ऐसा अच्छा करेंगे तो एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे नेता हैं। निश्चित रूप से इंडिया अलायंस और विपक्ष को ऐसे नेताओं की भी आवश्यकता है जो इतना अच्छा बोलते हों, और ऐसे नेताओं की भी ज़रूरत है। फिलहाल हमारे साथ लोक दल के सुनील सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं, फिलहाल ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लोग अपने अपने बातों को लेकर पार्टियां सामने आ रही हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं होगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, करिया न्यूज़ के साथ। मैनपुरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दीवानी न्यायालय में तारीख पर आई एक महिला और उसके परिजनों पर कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि फरसा, हॉकी और लोहे की रॉड से किए गए इस हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। महिला के पिता की हालत गंभीर होने पर उन्हें सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम सैफाली उर्फ प्रतिभा है। हम लोग आज दीवानी पर अपनी तारीख करने गए थे, तो हमारे पति और सास ससुर और भी अदरवाइज लड़के थे जिनका मैं नाम नहीं जानती, और देवर था मेरा उसमें, जिसका भाई यूपी पुलिस में है, जिसका नाम मनीष है। तो ये लोग धारदार हथियार लेकर आए और इन लोगों ने, हम लोग वहां से बाहर निकल भी नहीं पाए और इन लोगों ने धारदार हथियारों से मुझे काट दिया। हाथ मारा हुआ है जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, और मेरे पापा को भैया मेरा सर फाड़ दिया पूरा। कौन लोग थे जो मेरे पति, ससुर और मेरा देवर, और भी लोग। गोरपाल मेरे ससुर का नाम है, मेरे पति का नाम है अमित, जो कि सिविल इंजीनियर है, और सास सौतेली सास है, और सास भी डॉक्टर है, ससुर भी डॉक्टर है। क्या दीवानी गए थे आप लोग तारीख करने के लिए? जी, शादी हुई थी आपकी? हमारी हुई सन 2024 में 15 मार्च को शादी। उसके बाद 6 महीने तक इन्होंने मुझे सही से रखा। मेरे पति एक लड़की से बात करते थे शादी से पहले। जब हमने इन लोगों ने देख लिया, बात करते हुए हर चीज देख ली, मतलब वीडियो सब कुछ देख लिया। इन लोगों ने मुझे फोन नहीं दिया जाके मैं वीडियो यहाँ पर दिखा सकूँ आप लोगों। उस लड़की से मतलब हर तरीके की बात करना। जब एक बार हम लोग विवाद वापस, तो इस लड़के ने मुझे फांसी लगा दी। फांसी लगाने के बाद हमने तब भी सर मतलब कोई कार्रवाई नहीं की थी। ये लड़का फिर मतलब अपने से मतलब वो छुड़ाने के लिए कि ये लड़की किसी भी तरीके से चली जाए, तो इसने क्या किया कि मतलब मुझे मेरे घर छोड़ के, मतलब इसने मुझे मारा, फांसी आसी लगाई। फिर मेरे मम्मी पापा लेकर आ गए थे मुझे घर पे। लोगों के ऊपर हमला किया है लोगों ने? मैं, मेरा भाई और पापा और मम्मी, 4 लोग थे हम लोग। अगली खबर फिर राजधानी लखनऊ से है, जहां घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA अपनी 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं वरुण विहार और नौमस नगर एक साथ लॉन्च करने जा रहा है। इन दोनों योजनाओं में करीब 3100 से ज्यादा आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खोला जाएगा। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉन्चिंग की तैयारी की समीक्षा की और दोनों परियोजनाओं में सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। आखिर इन योजनाओं की खासियत क्या है और
कैसे मिलेगा फायदा, ये देखने की बात है। अगली खबर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार लगातार जारी है। सोमवार को 4 शहरों के लिए उड़ानों की शुरुआत के बाद अब मंगलवार से नवी मुंबई और जम्मू के लिए भी फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही हैं। एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 100 बसें भी संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। देखिए नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी ये रिपोर्ट। प्रयागराज के चर्चित राजूपाल हत्याकांड में एक बार फिर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। मामले के दोषी आबिद प्रधान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राजूपाल की पत्नी और पूर्व विधायक पूजा पाल ने इसका कड़ा विरोध किया है। पूजा पाल का कहना है कि जमानत महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हासिल की गई है और वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल से बाहर आने के बाद आबिद प्रधान ने एक वीडियो जारी कर अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाली नहीं है और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। अगली खबर, जमानत ले लिया गया है। अतीक अहमद जैसे, अशरफ जैसे और अशरफ के साथ साथ आबिद और जावेद जैसे अपराधी लोगों ने मिल करके दिन दहाड़े राजूपाल जी की हत्या की और हत्या करने के बाद लाश तक नहीं सौंपने का कहीं लड़ते लड़ते इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि लड़ाई आपको हर समय लड़नी पड़ती है, अपनी लड़ाई को। और मैं लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं मेरी एक उम्र बीत गई और जब सर्वोच्च न्यायालय से मेरे पति का सीबीआई जांच हुआ और सीबीआई जांच हो करके जब सजा हुई और सजा के बाद इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ, तो एक जो होता है इतने अरसों के लड़ने के बाद जो एक तसल्ली मिलती है, जैसे आप कह लीजिए कि कलेजे में ठंडक पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं पड़ी थी। मगर मात्र 1.5 साल के बाद इस तरह इस घटने के बाद जमानत हो जाना उतना ही पीड़ा है जैसे 2005 में राजूपाल जी का मेरे से बिछड़ जाना था। अंतिम लड़ाई है, कुछ भी कर सकते क्योंकि इनके हाथ छूटे हैं। इन्होंने हमेशा मर्डर किया है। इनके ऊपर 40 से 50 मुकदमे, 307 और जघन्य अपराध टाइप के मुकदमे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जान के खतरा है और मेरे गवाहों को भी खतरा है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया और आरडीएक्स बम हमले में आरोपी दिलीप मिश्रा पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता दिखा जा रहा है। पुलिस ने उसकी करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की एक और बेनामी संपत्ति का पता लगाया है, जिसे जल्द कुर्क किया जाएगा। जांच में सामने आया है कि मेजक क्षेत्र में 2 बड़े भूखंड रिश्तेदार के नाम पर खरीदे गए थे, जबकि उनकी खरीद के लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। अगली खबर कानपुर से है, जहां लोगों को जल्द मेट्रो नेटवर्क का बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में कानपुर मेट्रो के लिए 83 किलोमीटर लंबे 7 नए रूटों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव में मेट्रो का उन्नाव एयरपोर्ट, रमईपुर और पनकी तक विस्तार देने की योजना शामिल है। यह नया नेटवर्क शहर के प्रमुख आवासीय, औद्योगिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा। फिलहाल प्रस्तावित रिपोर्ट आगे की मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। कानपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर आज शहर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। दौरे की शुरुआत उन्होंने परमट स्थित पार्क में वृक्षारोपण कर, जिसके बाद आनंदेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। अनुराग ठाकुर भाजपा कार्यालय में मीडिया संवाद कार्यक्रम और प्रगतिशील पदयात्रा में भी शामिल हुए। वहीं शाम को मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भी उनका संबोधन प्रस्तावित है। देखिए कानपुर से यह खास रिपोर्ट। जो है पश्चिम बंगाल के, अब वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में है। जो आपका 2/3 बहुमत का मामला था, अब वो कहीं लगभग समीप है। पंजाब भी आप देख रहे हैं, क्या मानते हैं सर? मैं यही कहूंगा, बंगाल की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, वो ये सोच कर दिया है कि बंगाल को डबल इंजन की सरकार डबल विकास करे और बंगाल को गुंडा राज से मुक्ति दिलाए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बंगाल के जो तृणमूल के सांसद थे, लगभग 20 सांसदों ने बंगाल के हित में
और बंगाल की जनता के हित में निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार का पूर्ण आशीर्वाद राज्यों को मिले और उनके क्षेत्रों में भी विकास हो, पूरा पश्चिम बंगाल आगे बढ़े और कहीं ना कहीं दीदी और भाईपो इन दोनों के अत्याचार से जो सांसद तंग थे, आज उनको मुक्ति मिली है, उन्होंने निर्णय लिया है। ज्यादा वही इस पे कह पाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि भाईपो यानी कि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से आतंक और तांडव टीएमसी में मचा के रखा था, बंगाल की छवि ये हो गई थी जहां टीएमसी का झंडा वहां टीएमसी का गुंडा। तो अब गुंडा राज से कानून का डंडा राज, उस दिशा में काम बढ़ेगा और जो घुसपैठिए हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं और जो अत्याचारी, उनके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चंदा चोरी का आरोप लगा है, तमाम राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है। क्या मानते हैं अनुराग जी? एसआईटी जांच कर रही है और जो है जो चंदा चोर, जिनको विपक्ष कह रहा है चंदा चोर, उनकी छुट्टी होनी चाहिए, आपके ही नेता कह रहे हैं विनय कटियार। राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, निवेदन किया है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने सदा राम भक्तों पर अत्याचार किए, राम भूमि आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, वो तब भी कभी राम मंदिर के पक्ष में नहीं थे, वो आज भी केवल राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे। लखनऊ में आवास विकास विभाग के कार्यालयों में अनुशासन और कार्य व्यवस्था को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला। वृंदावन योजना स्थित कार्यालय परिसर का अपर आवास आयुक्त और सचिव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मेले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर में मौजूद अनाधिकृत व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों ने साफ सफाई और समयबद्ध उपस्थित पर भी जोर देते हुए कर्मचारियों को अनुशासन और कार्य संस्कृति बनाए रखने के निर्देश। कानपुर पहुंची समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने राम मंदिर और अयोध्या कॉरिडोर को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या कॉरिडोर में और राम मंदिर के लिए मिले चंदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल यादव ने जमीन खरीद फरोख्त में भी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही हाल के दिनों में सरकारी दफ्तरों में लगी आग की घटनाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाने की मांग की है। देखिए ये बयान। काम को अंजाम दिया जा रहा था और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है या मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहाँ पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम कटे, 1000 लोगों के नाम कटे हैं जी। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हुई, जहाँ पे 27 लाख सूची से नाम काट दिए गए,
अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दिए गए। तो आखिर ये नाम कट कहाँ से रहे हैं, सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से ये नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं। सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई अब बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहां पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है, सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी वालों की है। नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज जो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहां देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ में बीजेपी नेताओं ने सरकार को उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस दौरान बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना समेत अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आम जनता के हित में काम कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल और एमएलसी निर्मल खत्री सहित कई नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। देखिए यह रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। बात करी जाए, हमारे साथ भाजपा के विधायक ओपी श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज से 12 वर्ष पूर्व 2014 में भारत के लोकतंत्र के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हुई है और देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और तब से निरंतर 12 वर्षों में अंत्योदय की अवधारणा को साकार करने के साथ साथ भारत के जन जन की आकांक्षाओं को विस्तार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज जहां समग्र विपक्ष हताशा और निराशा का शिकार दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार देशवासियों के आशा का केंद्र बनी हुई है। इन 12 वर्षों में पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार बनी है जिसके अपने एजेंडे का हिस्सा देश का गरीब आदमी बना है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के आम आदमी को, देश के गरीब आदमी, देश की नारी शक्ति को, युवा वर्ग को और किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है, उनको सम्मान दिया है, जहां उन्होंने वंचितों को अनेक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, भारत की नारी शक्ति का सशक्तिकरण किया है, युवा वर्ग के लिए अनेक अवसर प्रदान करने का काम किया है और किसानों को सम्मान देने का काम किया है। आज पूरे देश के गरीब आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भारत में गरीबी सीमा रेखा के ऊपर आ चुके हैं। देश के आम आदमी को वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध, प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिनके लिए पिछले 70 सालों से देश की जनता संघर्ष कर रही थी। आज वो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से, चाहे वो निःशुल्क राशन उपलब्ध कराना हो, घर घर में स्वच्छ भारत मिशन की तरह शौचालय उपलब्ध कराने का काम हो, गांव-गांव में सामूहिक शौचालय इज्जत घर के नाम से देने का काम हो, माताओं बहनों को जो गीली लकड़ी का चूल्हे में
लकड़ी जलाने समय धुएं का शिकार होना पड़ता था, बहुत सारी बीमारियां होती थी। घर घर में उज्ज्वला योजना की तरह गैस कनेक्शन, सभी के बहुत सारे गरीबों को के सिर पर जिनके पास अपना आवास नहीं था उन्हें पक्की छत उपलब्ध कराने का, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के चिकित्सा की गारंटी, ऐसे बहुत सारे काम जहां आज सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। आज वहीं भारत का मान सम्मान, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा, भारत का मान सम्मान पुनर्स्थापित करने का काम देश की सरकार कर रही है। और आज नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सबसे लंबा कार्य और बहुत अच्छे कार्य जो किए हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, तहलकंडिया न्यूज़ के लिए। औरैया में ARTO NC शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। नेशनल हाईवे पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए 10 गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। इनमें 7 अनाधिकृत बसों पर करीब 2,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक बस को सदर कोतवाली की देवकाली चौकी में निरुद्ध कराया गया। खास बात यह रही कि बस में सवार यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए ARTO ने ऑप्शनल बस की व्यवस्था कर उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक रवाना करा। हमारा अभियान रहा है और इनमें 10 बसों का चालान किया गया है और एक बस अभी हमने निरुद्ध की है, सीज की है। सर, इन पर जो है कितना जुर्माना लगाया गया है? लगभग सभी बसों पे जो भी चालान किए गए हैं 45, 40, 60 हज़ार इस टाइप में लगाया गया है जुर्माना। आज रात में सर कहाँ जो है ये अभियान चलाया गया है? हमने NH-19 पर ही ये अभियान चलाया है विशेषकर, और जो गाड़ियां बंद की हैं हमने यहाँ पर जनपद औरैया कोतवाली की पुलिस चौकी देवकली में निरुद्ध की है। सर, कोई ऐसी भी गाड़ी मिली है जिसके जो है दस्तावेज पूरे ना हों? हाँ, कई गाड़ियाँ मिली थी और उन पर हमने विभिन्न अभियोगों में जुर्माना लगाया है। तो ये रही आज की वो बड़ी खबरें जो प्रदेश में दिन भर हलचल मचाए रखी। और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।